Hello, good morning and welcome back to our online classes. In today's lecture, we are going to, as I already told you, in today's lecture we are going to revise the chapter number 12, स्पेशली अ केस स्टडीज़. ठीक है, जो भी इसके चैप्टर नंबर 12 की जो भी रिलेटेड केस स्टडीज़ है हम वो आज जो है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से आते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इजी है, छोटा है, और इसके लिए जो है बहुत बार आपके एग्जाम में से ये इस चैप्टर में से 6 से 7 मार्क का क्वेश्चन बनते हैं. तो आज जो है हम जो चेक करेंगे वो है एक बार फिर से रिवाइज करेंगे केस स्टडीज़ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 12. ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 के. सबसे पहला आपकी बुक में जो एमसीक्यूज और केस स्टडीज है वो है, सबसे पहली है वाइल परचेसिंग गोल्ड ज्वेलरी विच मार्क वन शुड लुक फॉर. अगर आपको गोल्ड ज्वेलरी परचेस कर रहे हो तो कौन सा मार्क्स आप उसका जो है देखोगे, जिस विच विल प्रूव दैट दिस गुड्स इज ऑफ बेस्ट क्वालिटी. ठीक है, हम कौन सा मार्क्स जो है देखेंगे ताकि हमें पता चले कि ये गुड्स जो है, ये ज्वेलरी जो है बेस्ट क्वालिटी की है. तो जैसे हमने ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि भाई हॉलमार्क जो है हम देखेंगे टू चेक ऑन द क्वालिटी ऑफ ज्वेलरी. ठीक है, ज्वेलरी की कोई भी आइटम है तो उसको अगर क्वालिटी चेक ऑन करनी है तो यू शुड लुक फॉर द हॉलमार्क. ठीक है, इको मार्क जो है इको फ्रेंडली के लिए होते हैं. आईएसआई मार्क्स जो है जनरली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए होते हैं. ठीक है, तो हॉलमार्क्स इज द करेक्ट आंसर. वाइल इफ यू आर गोइंग टू बाय द ज्वेलरी फ्रॉम एनी शॉप्स तो यू शुड लुक फॉर द हॉलमार्क. ठीक है, या फिर BIS मार्क्स या फिर हॉलमार्क इसे हम कहते हैं. तो आपको ये मार्क्स आपको वहाँ पे देखना है टू वाइल परचेसिंग द ज्वेलरी. उसके बाद है ऑन पॉकेट ऑफ जूस चिप्स एंड बिस्कुट व्हाट मार्क्स शुड बी प्रेजेंट. मतलब ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनके ऊपर कौन सा मार्क्स जो है होना चाहिए. ठीक है, खाने की चीज़ें जो हैं उनके ऊपर कौन सा मार्क्स जो है होना चाहिए. तो FPO फूड प्रोसेसिंग. ठीक है, तो जूस है, चिप्स हैं, बिस्कुट हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, दिस ऑल आर दी ईटेबल आइटम्स. ठीक है, तो ईटेबल आइटम्स के ऊपर जो है गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया है वो है FPO मार्क्स. ठीक है, तो दैट शुड बी FPO मार्क्स वाइल यू शुड लुक फॉर द परचेसिंग ऑफ जूस चिप्स और बिस्कुट. ठीक है, तो वो सारे हैं FPO. उसके बाद एक केस स्टडीज है वो हम देखेंगे. तो केस स्टडीज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस व्हाट हैव बीन आस्क्ड. ठीक है, उन्होंने क्या पूछा है वो पहले आप रीड करो, उसके बाद जो है केस या सिचुएशन पढ़ना है. तो अभी की जो सिचुएशन केस जो है इसमें क्या पूछा गया है, नेम द रिड्रेसल एजेंसी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वेयर नेहा's एल्डर ब्रदर कैन फाइल द कंप्लेंट. मतलब हमें यही बताना है कि नेहा का भाई जो है कहाँ पे कंप्लेन कर सकता है, वो हमें बताना है. ठीक है, तो वहाँ पे 3 एजेंसीज हैं. रिड्रेसल एजेंसी, अगर आपको कहीं पे कंप्लेन करनी है, इफ यू हैव बीन चीटेड फ्रॉम द सेलर्स यू कैन फाइल ए कंप्लेंट्स अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरर और सेलर एट 3 पॉइंट. ठीक है, 3 एजेंसी हैं. कौन सी? सबसे पहली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, फिर स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन. इन तीनों में से आपको कहाँ पे कंप्लेन करनी है वो आपको बताएंगे. तो नेहा's एल्डर ब्रदर परचेज iPhone 11 एप्पल मोबाइल फोन फॉर ₹65,000 विदाउट कैश मेमो फॉर वन ऑफ हिज फ्रेंड and authorized dealer with guarantee that his mobile phone will be replaced with the new one if any of its parts become defective within 1 year from the date of purchase. Within 1 month the mobile stopped working. When Neha's brother approached his friend for replacement mobile he refused. तो यहाँ पे वो कहाँ पे कंप्लेन कर सकता है? तो कंप्लेन जो है अमाउंट के हिसाब से अगर हम देखने जाएंगे तो वो कहाँ पे कर सकता है? अमाउंट के हिसाब से यू कैन फाइल कंप्लेन एट द कंज्यूमर कोर्ट. बट टू फाइल कंप्लेन यू मस्ट हैव अ कैश मेमो. ठीक है, लेकिन इस इंडिविजुअल ने, नेहा का भाई जो है, वो कैश मेमो नहीं लिया. तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो यू हैव टू राइट डाउन द आंसर दैट नेहा's एल्डर ब्रदर कैन नॉट फाइल अ कंप्लेन इन एनी रिड्रेसल एजेंसी because reason behind it because he do not have a cash memo of the purchase. ठीक है, कैश मेमो ऑफ परचेस ही मेड, जो इसने परचेस किया उसका कैश मेमो उसके पास नहीं है. इस रीजन की वजह से ही कैन नॉट फाइल कंप्लेन एट एनी रिड्रेसल एजेंसी. तो ये आपका आंसर है. इफ ही हैज एन बिल और इफ ही हैज एन कैश मेमो देन ही कैन फाइल कंप्लेन एट डिस्ट्रिक्ट फोरम. क्यों? क्योंकि अमाउंट जो है वो क्या है, 20 लाख से कम है. तो अगर अमाउंट 20 लाख से कम होता है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में 20 लाख से 1 करोड़ आप जो है कहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो, स्टेट कमीशन, और 1 करोड़ से ऊपर जो है आप नेशनल कमीशन में कंप्लेन कर सकते हो. ठीक है, तो ये है आपका
पहली केस स्टडी का आंसर। उसके बाद यहाँ पे जो आपकी बुक्स में दिए गए हैं डिफरेंट मार्क्स जो हैं ज़रूरी होते हैं, ठीक है, वो मार्क्स आप देख लो एक बार, फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो ISI मार्क्स जनरली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे लगेगा, एग मार्क्स जो होगा वो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट के ऊपर, BSI BIS या फिर हॉल मार्क जो है ज्वेलरी के ऊपर लगेगा, वुल मार्क जो है वो वुलन प्रोडक्ट के ऊपर, और इको मार्क जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट के ऊपर लगेगा, ठीक है। इसके बाद जो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है तो वो है आपके रिलीफ्स और रेमेडीज। रिलीफ और रेमेडी मतलब इफ कस्टमर हैज बीन चीटेड बाय द सेलर्स व्हाट द रिलीफ्स विल ग्रांटेड बाय द कोर्ट टू द कस्टमर्स, ठीक है, कौन से रिलीफ उनको मिल सकते हैं। तो आप एक बेसिक चीजें होती हैं, नंबर 1 प्राइस दैट वॉट एवर ही पेड मस्ट बी रिफंडेड, ठीक है, एक रिलीफ ये मिल सकती है। डिफेक्ट, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट, ठीक है, अगर कोई भी इसने प्रोडक्ट परचेस करे तो उसे जो भी प्रोडक्ट में जो भी डिफेक्ट है उसे रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज और गिविंग देम अ न्यू ब्रांडेड गुड्स, ये सारे इसकी रेमेडीज है जो जनरली कंप्लेन करने पर कस्टमर्स को मिलती हैं, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट, रिफंड, रिमूवल डिफेक्ट फ्रॉम द गुड्स, रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी फ्रॉम द सर्विस, कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ इंजरी, ठीक है, तो जो इंजरी सफर हुई है उसके अगेंस्ट में कंपनसेशन, पेमेंट ऑफ एडुकेट कोर्ट फीस, ग्रीव्ड पार्टी, विड्रॉल ऑफ हजार्डस गुड्स फ्रॉम द मार्केट। तो आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से इसमें से 3-4 लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें से 4 से 5 ऐसी हैं जो हर एक प्रोडक्ट के लिए आएंगी, जैसे कि रिमूवल ऑफ डिफेक्ट ऑफ फ्रॉम द गुड्स, रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स, रिफंड ऑफ प्राइस पेड, कंपनसेशन फॉर लॉस, ठीक है। ये सारी चीजें, ये पहले जो 5 हैं वो हर एक जगह पे आप कहीं पे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आप एक बार ये रिवाइज करना है, ओके। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि भाई वही इंडिविजुअल समूह से आगे बढ़ के बता सकते हैं, ठीक है। तो हु इज कंज्यूमर्स, तो ये क्वेश्चंस बहुत बार 2-3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, या फिर ये आपका ये क्वेश्चन जो है आपको केस स्टडी सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो एनीवन हु बायज गुड्स और हायर सर्विस फॉर सम वैल्यू, ठीक है, कोई भी गुड्स या फिर कोई भी इंडिविजुअल्स जो गुड्स बाय करता है या फिर सर्विस हायर करता है वो क्या है, कस्टमर से। एनी यूजर ऑफ सच गुड्स और बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज विद द अप्रूवल ऑफ बायर्स, मतलब कोई भी इंडिविजुअल जो गुड्स परचेस कर रहा है या फिर गुड्स जो है यूज कर रहा है या सर्विस यूज कर रहा है विद द अप्रूवल ऑफ बायर, जिसने बाय किया है उसके अप्रूवल के बाद भी अगर वो गुड्स यूज कर रहा है तो ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज बायर, ठीक है। Anyone who used the goods and bought the services had earning livelihood by self employment, मतलब अगर कोई भी इंडिविजुअल ने कोई भी गुड्स बायर किया अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए तो भी वो कंप्लेन कर सकता है। जैसे कि भाई अगर मैं सपोज कोई भी इंडिविजुअल ने ऑटो जो है उसने हायर परचेस किया, ठीक है, ही इज अर्निंग बाय ड्राइविंग अराउंड द सिटी, ठीक है, वो जो है ऑटो ड्राइव करके ही इज अर्निंग फॉर हिज फैमिली लाइवलीहुड, ठीक है। तो अगर वहां पे ऑटो में कुछ डिफेक्ट हो गए तो हम कह सकते हैं कि भाई वो जो है बायर है और इसे कंप्लेन कर सकता है, ठीक है, ओके। उसके बाद जो है कंप्लेन कहाँ पे फाइल की जा सकती है वो हमने बता दिया। विद इन व्हाट पीरियड कैन कंप्लेन बी फिल, ठीक है, कंप्लेन कितने टाइम में फाइल कर सकते हैं, उसके बाद वो कंप्लेन भी फाइल नहीं कर सकता। तो कंप्लेन फाइल करने के लिए आपको विद इन 3 मंथ ऑफ परचेस, अगर आपने अभी परचेस किया और उसके 3 मंथ में ही आप कंप्लेन कर सकते हो, उसके बाद यू कैन नॉट फाइल ए कंप्लेन, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि भाई आप जो है 5 साल बाद कंप्लेन करोगे, 1 साल बाद कंप्लेन करोगे, नहीं, यू हैव टू फाइल ए कंप्लेन विद इन 3 मंथ ऑफ योर परचेस। आपने जो भी परचेस किया उसके 3 मंथ के अंदर ही आपको कंप्लेन फाइल करनी है, देन ओनली यू कैन फाइल द कंप्लेंट, अदरवाइज यू कैन नॉट फाइल द कंप्लेन, ठीक है। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, ओके। चलो उसके बाद जो मैंने अभी आपको बताया रिड्रेसल एजेंसी, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप एक बार आपको मैं ये बता दूं, इसका जो डायग्राम है, ठीक है, ओके। तो दिस इज द टेबुलर फॉर्म ऑफ द डिफरेंट रिड्रेसल एजेंसीज, ठीक है, डिफरेंट रिड्रेसल एजेंसी जो हैं उसके टेबुलर फॉर्म में आपको सारी चीज़ें जो यहाँ से मिल जाएंगी, आप इजीली ये इसे मेमोराइज कर सकोगे, ठीक है। अगर आपने ये टेबल का
मेमोराइज कर लिया तो आप कोई भी केस स्टडी का इसके बेस के ऊपर आ रही है तो आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो एक बार मैं थोड़ा सा स्पीडी में आपको एक बार इसका रिवीजन करवा दूं। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में कौन कौन होते हैं, तो कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स एंड 2 अदर मेंबर्स। ठीक है, एक प्रेसिडेंट होगा और 2 अदर मेंबर होंगे जिसमें से एक फीमेल होगी। स्टेट में कौन होगा, एक प्रेसिडेंट और नॉट लेस देन 2 मेंबर। ठीक है, 2 से कम नहीं होंगे, वहां पे मैक्सिमम होंगे, 2 से ज्यादा ही होने चाहिए, यहाँ पे मिनिमम जो है 2 होंगे। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम 2 मेंबर होंगे और यहाँ पे इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड एटलीस्ट 4 अदर मेंबर। ठीक है, एटलीस्ट 4 अदर मेंबर मतलब कम से कम 4 अदर मेंबर होंगे, इसमें से एक वुमन होगी। हु कैन बी प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन बन सकता है, तो यहाँ पे वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट और वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये इसके प्रेसिडेंट बन सकते हैं, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन या फिर डिस्ट्रिक्ट फोरम के। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी, इसमें कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर दी कंसल्टेशन विद द चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ कंसल्टेशन करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सबसे बड़ा जस्टिस है उसके साथ कंसल्टेशन करने के बाद ही नेशनल कमीशन का जो प्रेसिडेंट होता है वो अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज डज नॉट एक्सीड 20 lakhs, मतलब ये कहाँ तक आप इसकी सर्विस ले सकते हो, तो अगर गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू जो है 20 लाख से कम है तो। ठीक है, यहाँ पे 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में तो, और यहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा अगर गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू होगी तो। ठीक है, तो अपील अगेंस्ट द ऑर्डर, अगर सपोज आई एम द एग्रीव्ड पार्टी और मुझे जो है इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम, तो वेयर आई कैन फाइल ए कंप्लेंट, मैं कहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर सकता हूँ, तो अगर मैं जो हूँ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से आई एम नॉट सेटिस्फाइड, देन आई कैन फाइल कंप्लेंट इनटू द स्टेट कमीशन विद इन 30 days। ठीक है, विद इन 30 days, 30 दिन के अंदर ही मैं कहाँ पे स्टेट कमीशन में अपील कर सकता हूँ। और अगर मुझे जो है स्टेट कमीशन का भी अगर डिसीजन जो है आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद देम, देन आई कैन ऑल्सो गो फर्दर इनटू द नेशनल कमीशन बट विद इन 30 days। मुझे जो भी इन्होंने डिसीजन दिया उसके 30 दिन के अंदर मुझे यहाँ पे स्टेट कमीशन में जाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे इस एग्री पार्टी है, अगर इनका अगर नेशनल कमीशन का अगर डिसीजन मुझे सेटिस्फाइड नहीं है तो आई कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट बट ओनली इफ माई गुड्स वैल्यूज एक्सीडिंग 1 करोड़। अगर मेरे गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू जो है 1 करोड़ से ज़्यादा है तो ही मैं जो हूँ नेशनल कमीशन से मैं सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूँ, बट दैट टू विद इन 30 days। ठीक है, मुझे भी 30 दिन के अंदर जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, अगर मेरे गुड्स की वैल्यू जो है 1 करोड़ से ज़्यादा है तो ही मैं जा पाऊंगा। ठीक है, अदरवाइज आई कैन नॉट गो। ठीक है, अब जो है यहाँ पे आपके केस स्टडीज है। ठीक है, हु कैन बी जज ऑफ स्टेट कमीशन, जस्ट वी हैव फिनिश। स्टेट कमीशन का जज कौन बन सकता है, तो रिटायर्ड और वर्किंग जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट का रिटायर्ड और वर्किंग जज बन सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में बन पाएगा। ठीक है, हाई कोर्ट का जज जो होगा वो स्टेट कमीशन में बनेगा। ओके, उसके बाद जो है एक केस स्टडीज है, वेयर कैन ही अपील एंड इन हाउ मेनी डेज। ठीक है, ये कहाँ पे अपील कर सकता है और कितने दिनों में, तो मुकुंद परचेज हाउस फॉर ₹30 लाख, 30 लाख का उसने हाउस परचेस किया फ्रॉम हाउसिंग कंपनी एंड फाउंड इट बीइंग डिफेक्टिव। डिस्पाइट ऑफ मेनी कंप्लेंट्स इट डिफेक्ट वाज नॉट रेक्टिफाइड। ही फाइल कंप्लेंट इन द स्टेट कमीशन बट वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर। ठीक है, 30 लाख का इसने घर लिया, डिफेक्टिव निकला, इसने कंप्लेंट फाइल की, लेकिन जब कंप्लेंट फाइल की और उसका जो डिसीजन आया वो भी उसको सेटिस्फाइड नहीं लगा। अब वो कहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर सकता है, तो वो कहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर सकता है, तो इसने ऑलरेडी ही हैज फाइल कंप्लेंट इन स्टेट कमीशन। क्यों, क्योंकि द वैल्यू ऑफ हाउस वाज मोर देन 20 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहाँ पे अब अपील करेगा, तो इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन ही कैन फाइल इनटू द नेशनल कमीशन बट विद इन 30 days। ठीक है, दिस इज अ बेसिक केस स्टडीज। ओके, अब जो है अ फार्मर परचेज सीड्स वर्थ ₹20,000 फ्रॉम द भारत फर्टिलाइजर फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। द सीड्स वेर वेरी कॉस्टली एज दे वेर of hybrid variety. After 6 months he noticed that the agricultural products was not up to the expected standard. He reported this matter to the seller but he refused to accept the liability. Mentioned the redressal agency which can file the complaint.
तो अब यहाँ पे हमने बोला था कि भाई कोई भी गुड्स हो तो उसकी टेस्टिंग रिक्वायर हो तो मैक्स टू मैक्स 5 मंथ्स, ठीक है, 5 मंथ से ज़्यादा वो कहीं पे भी कंप्लेन नहीं कर सकते। तो ये कहीं पे भी कंप्लेन जो है फार्मर जो है कहीं पे कंप्लेन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो उसने गुड्स परचेज किए थे वो 20,000, उसको कितने मंथ हो गए? 6 मंथ हो गए, ठीक है, 6 मंथ आफ्टर 6 मंथ, तो 6 मंथ के बाद हम कहीं पे भी कंप्लेन नहीं कर सकते। ओके, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओ का क्या रोल होता है? तो एजुकेटिंग द विलेजर्स और द जनरल पब्लिक अबाउट द कंज्यूमर राइट्स, हेल्पिंग द गवर्नमेंट टू एजुकेट द कस्टमर्स, और ठीक है, प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस टू कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग लीगल हेल्प, फाइलिंग कंप्लेंट्स इन कंज्यूमर कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर। वो सारे रोल किसके हैं? ये कंज्यूमर जो है, एनजीओ जो है वो कंप्लेन फाइल कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, ठीक है। टेकिंग इनिशिएटिव, फाइलिंग केस कंज्यूमर कोर्ट्स इन इंटरेस्ट ऑफ विलेज, ठीक है, हेल्पिंग गवर्नमेंट एजेंसी टू रिजॉल्व द केस ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशंस एंड कैरी ऑन द कंज्यूमर प्रोग्राम्स, मोटिवेटिंग पीपल टू आस्क द क्वालिटी प्रोडक्ट सच एज आईएससी मार्क्स। और तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू शुड गो थ्रू इट, ठीक है। अब जो है कुछ केस हम सॉल्व कर लें तो ओके, ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट केस जो है वो पहले भी ये मैंने आपको होमवर्क में भी दिया हुआ ये केस है, ठीक है, कि सोनू परचेज द मेडिसिन फ्रॉम द अल्फा मेडिकल स्टोर फॉर हिज वाइफ हु हैड स्टमक पेन, but even after giving the medicines, wife's condition did not improve and she had to be admitted to the nearby hospital for treatment. Doctors examined found that the medicines given to Sonu's wife was spurious. Sonu complained about it to Alpha Medical Stores, ठीक है। As a result, Alpha Medical decided to file a complaint against the manufacturer in the consumer court. Can Alpha Medical Store lodge a complaint? Give a reasons, ठीक है। हमें यहाँ पे ये बताना है कि अल्फा मेडिकल जो है वो कंप्लेन कर सकता है, तो यहाँ पे आंसर आएगा नो, अल्फा मेडिकल कैन नॉट फाइल ए कंप्लेंट, ठीक है। अल्फा मेडिकल हैज परचेज्ड गुड्स और मेडिसिन फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल्स, ठीक है। तो रीसेल के पर्पस से अगर आपने कोई गुड्स परचेज किया है तो यू कैन नॉट फाइल ए कंप्लेंट फॉर दैट, ठीक है। तो इस रीजन की वजह से अल्फा मेडिकल कैन नॉट फाइल ए कंप्लेंट। इफ सोनू वांट्स टू फाइल कंप्लेंट ही कैन, बट अल्फा मेडिकल कैन नॉट फाइल कंप्लेंट बिकॉज अल्फा मेडिकल स्टोर इज एन रिटेलर एंड रिटेलर नेवर कैन फाइल ए कंप्लेंट, ठीक है। रिटेलर कभी भी कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता। तो ये आपका एक केस है। नरेश परचेज BMW कार वर्थ ₹50 लाख, ठीक है। हमें क्या पूछा गया है? ही फाइल कंप्लेन वेयर ही कैन अपील इन विद इन हाउ मेनी डेज, वो कहाँ पे अपील कर सकता है और कितने दिनों में। 50 lakhs installments. He found out that engine of the car was defective. Despite many complaints, BMW Motors, the defect was not rectified. He filed complaint in State Commission but was not satisfied with its order. ठीक है, स्टेट कमीशन ने इन्होंने ऑलरेडी कंप्लेंट फाइल कर ली थी लेकिन उसके साथ वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो कहाँ पे फाइल करेंगे? नेशनल कमीशन में, ठीक है। नेशनल कमीशन में आप बिल फाइल करेंगे विद इन 30 डेज। अब आप यहाँ पे कहोगे कि सर कब खरीदी थी, इनके पास कैश मेमो है या नहीं है, वो कुछ सिचुएशन नहीं दी गई, ठीक है। तो कैश मेमो नहीं है, अगर सिचुएशन में नहीं बताया कि कैश मेमो इसके पास नहीं है तो यू शुड थिंक दैट ही हैज़ कैश मेमो, ठीक है। लेकिन अगर इसके पास जो है, अगर वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया ही डज नॉट हैव एन कैश मेमो, तो आपको कैश मेमो नहीं है ऐसे करके मानना है, ठीक है। अगर वहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया कि भाई इसके पास कैश मेमो है या नहीं है, ये बात नहीं बताई हुई, तो यू शुड कंसिडर दैट ही हैड अ कैश मेमो, ठीक है। ओके, ओके, ये केस मैंने आपको होमवर्क में भी दिया हुआ था। सेहज बॉट टीकवुड, आपको सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ना है। आइडेंटिफाई द कंज्यूमर राइट्स विच हैव बीन वायलेटेड बाय द फर्नीचर मैन्युफैक्चरर। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया कौन से कंज्यूमर राइट्स यहाँ पे वायलेटेड हुए, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड वेयर कैन सेहज लॉज कंप्लेन और फाइल ए कंप्लेन, वो कहाँ पे कंप्लेन कर सकता है, ठीक है। तो सेहज बॉट टीकवुड फर्नीचर फ्रॉम ड्राइंग रूम अक्षय डेकोर्स फॉर कीर्तिनगर ऑफ दिल्ली ₹4 lakhs. At the time of purchase, the firm assured Siraj about the best quality of the said furniture and gave 2 years warranty, stating that if anything goes wrong, the firm shall replace it with the new one or refund the purchase amount. But the dining table and the chair started developing cracks at various spaces and polish become very dull within 30 days of the purchase.
Sehaj reported matter to the firm and requested number of times to replace the furniture. The firm neither paid attention nor the request नॉर रिप्लेस दी फर्नीचर। अब यहाँ पे कौन से राइट्स जो हैं वायोलेट हुए, मतलब कंपनी ने जो ये अक्षय डेकोर जो है उसने कौन से राइट जो है वायोलेटेड किए हैं सेहाज के। ठीक है, तो सबसे पहले एक जो है सेहाज रिपोर्टेड मैटर टू फर्म रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ टाइम टू रिप्लेस द फर्नीचर, फर्म नाइदर पेड अटेंशंस, मतलब राइट टू बी हर्ड जो हुआ है वो यहाँ पे वायोलेट हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको जो है सेहाज को जो है ये कंपनी सुनती ही नहीं, इसने कई बार कंप्लेंट की लेकिन अक्षय डेकोर जो है उसको सुनी ही नहीं रही है। ठीक है, तो सबसे पहले कंज्यूमर राइट जो वायोलेट हुआ है राइट टू बी हर्ड। ठीक है, राइट टू बी हर्ड एंड राइट टू सीक रिड्रेसल भी हम वो भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने उसको कुछ भी कंपनसेशन नहीं दिया। ठीक है, तो ये दोनों राइट्स जो हैं उसके क्या बोलते हैं वायोलेटेड हुए हैं। ठीक है, अब वो कहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर करेगा? 4 लाख अमाउंट है तो कहाँ पे करेगा? डिस्ट्रिक्ट फोरम में। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द केस स्टडीज। ठीक है, इसके बाद जो है कई सारे 1 मार्क क्वेश्चन हैं आपकी चैप्टर के एंड में, तो यू शुड गो और चेक इट आउट, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आपको केस स्टडीज में आते हैं, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर स्पेशली। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको वो सॉर्ट आउट करना है। तो आज का आपका होमवर्क जो होगा वो आपको इस चैप्टर के पीछे जो ये 1 मार्क के 20 to 25 क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।